Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइवोर्स की कि मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स के कौन कौन से मोड्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली डाइवोर्स क्या होता है मुस्लिम लॉ में। देखिए, डाइवोर्स को जनरली मुस्लिम लॉ में तलाक के नाम से जानते हैं। तलाक में क्या होता है, जैसे ही इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग तलाक होता है तो जो हस्बैंड वाइफ में मैरिज का जो रिलेशन होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। दोनों पार्टी जो है मैरिज से जो है रिलीज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कि दोनों पार्टी में जो है तलाक हो गया है। तो जो आपका मुस्लिम लॉ है वो कहता है कि पहले हमें अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल लास्ट रिसॉर्ट में ही हमें जो है तलाक पर आना चाहिए। अब ये जो मुस्लिम लॉ में तलाक का प्रोविज़न है, इसमें हस्बैंड भी तलाक ले सकता है, वाइफ भी तलाक ले सकती है और दोनों म्यूचुअल कंसेंट से भी ले सकते हैं। लेकिन हस्बैंड को तलाक के केस में ज़्यादा राइट मिले हुए हैं। हस्बैंड कभी भी तलाक ले सकता है, किसी भी टाइम ले सकता है और किसी भी कॉज से ले सकता है और बिना किसी कॉज के भी जो है वो तलाक ले सकता है। और यहाँ तक कि अगर वाइफ प्रेजेंस ना हो तो उसकी एब्सेंस में भी वो जो है तलाक ले सकता है। तो इससे पता चलता है कि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तलाक के केस में जो है पावर दी गई है। इसके लिए जो हस्बैंड होता है उसके लिए दो ही कंडीशन होती है कि वो तलाक कब दे सकता है। एक तो एज ऑफ प्यूबरिटी हो और दूसरा वो जो है साउंड माइंड का होना चाहिए। अगर वो साउंड माइंड का है और एज ऑफ प्यूबरिटी उसकी हो गई है तो वो तलाक दे सकता है। अब यहाँ पे तलाक दोनों तरीके से दे सकता है, ओरली भी और रिटिन भी। ऐसा नहीं है कि रिटिन तलाक ही होना चाहिए। आपने इतनी पिक्चरें देखी होंगी कि हस्बैंड जो है 3 बार बोलता है तलाक 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 तो तलाक हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि तलाक ओरल भी होता है और जो है रिटिन भी हो सकता है। और ओरली जब हस्बैंड तलाक देता है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड्स की जरूरत नहीं होती कि स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, आप इसी तरीके से तलाक दोगे तभी वो तलाक माना जाएगा। वो किसी भी तरीके से तलाक बोल देता है तो वो तलाक हो जाता है। अगर वो गलती से भी तलाक बोल देता है, उसकी इंटेंशन नहीं थी तलाक देने की लेकिन गुस्से में उसके मुंह से तलाक निकल जाता है, तो भी जो है वो तलाक जो है वैलिड होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तलाक में हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। और जो तलाक है वो आप रिटन फॉर्म में भी दे सकते हो। इसमें आपको एक डीड बनवानी पड़ती है जिसे तलाकनामा कहते हैं। अब तलाकनामे का भी कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है कि आपको ये चीज़ें भरनी है, ये चीज़ें नहीं भरनी है। बस आपका मेन चीज़ क्या होना चाहिए कि हस्बैंड डीड को एग्जीक्यूट करे, डीड में तलाकनामे को एग्जीक्यूट करे और जिसको तलाक दे रहा है उसका नाम आना चाहिए और जो तलाक दे रहा है उसका नाम होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मस्ट है और इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर या किसी भी फॉर्म में जो है तलाकनामे को भर सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको तलाक कि तलाक में जो है हस्बैंड को साउंड माइंड का होना चाहिए और एज ऑफ प्यूबर्टी उसे अचीव हो जानी चाहिए। अगर गलती से भी तलाक दे दिया तो वो गलती वाला तलाक भी तलाक ही माना जाता है। और तलाक आप ओरली भी दे सकते हो और रिटिन में भी तलाकनामा के थ्रू दे सकते हैं। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से तलाक दिया जा सकता है। देखिए, इसमें 4 मेन फॉर्म है तलाक के। हस्बैंड दे सकता है, वाइफ दे सकती है, म्यूचुअल कंसेंट से दे सकते हैं और जुडिशियल सिस्टम में जाकर भी आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 तरीके से तलाक है। अगर हस्बैंड देता है या फिर वाइफ दे सकती है या दोनों आपस में म्यूचुअल कंसेंट से हस्बैंड वाइफ दे सकते हैं या फिर आप जुडिशरी के थ्रू तलाक ले सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है कि हस्बैंड कैसे तलाक दे सकता है। देखिए, हस्बैंड 3 तरीके से दे सकता है। पहले तो तलाक है, फिर इला है, फिर जीहर है। तो ये जो तलाक है आपका फर्स्ट, इसमें 2 तरह के आते हैं, तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत।
तो कौन से दो हैं? तलाक़े सुन्नत और दूसरा है तलाक़े बिद्दत। मैं ये नाम आपको इसलिए बोल रही हूँ 2 बार, क्योंकि कभी कभी आपको शॉर्ट नोट में आ जाता है तलाक़े सुन्नत, तो आपको उसकी डिटेल तो पता होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि तलाक़े सुन्नत क्या है। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि तलाक़े सुन्नत के बारे में हम बात करें। तो तलाक़े सुन्नत में 2 होते हैं, एहसन और हसन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एहसन। एहसन क्या है? मुस्लिम लॉ में सबसे अच्छा तलाक जो है एहसन को माना गया है, जो कि तलाक़े सुन्नत का ही फॉर्म है। और जो हजरत मोहम्मद साहब थे उन्होंने भी इसी वाले तलाक को फेवर किया है। तो वो कहते हैं कि ये जो तलाक है ये एक तो एक ही बार में आपको देना होता है, आपको बार बार नहीं बोलना होता है कि एक दिन बोला, दूसरे दिन बोला, तीसरे दिन, आपको एक ही बार में तलाक बोलना होता है। और ये तलाक आप तभी दे सकते हैं जब आपकी वाइफ तुहर की स्थिति में हो। तुहर का मतलब होता है स्टेट ऑफ प्योरिटी, मीन्स उस वक्त जो आपकी वाइफ है वो मेंस्ट्रुअल कोर्स में नहीं होनी चाहिए, वो मेंसेस पीरियड उसके नहीं चलने चाहिए, तभी आप उसे स्टेट ऑफ प्योरिटी या उर्दू में उसे हम तुहर बोलते हैं, तुहर की स्थिति में हो तभी आप तलाक दे सकते हैं। और जब आपने तलाक दे दिया तो ये रिवोकेबल होता है। अगर आपको लगता है भाई गलती से दे दिया, गुस्से में दे दिया, या मैं देना नहीं चाहता था, एकदम से मुझे आवेश आया और मैंने दे दिया, तो आप इसे रिवोक भी कर सकते हैं। तो तलाक के बाद वाइफ को इद्दत को जो है मेंटेन करना पड़ता है, मतलब इद्दत को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो इद्दत पीरियड खत्म होने से पहले आप इस तलाक को रिवोक कर सकते हैं। अगर रिवोक कर लिया तो फिर वो तलाक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इद्दत की अवधि खत्म होती है तो ये तलाक जो है फिर इररिवोकेबल हो जाता है, मतलब फिर आप इसे रिवोक नहीं कर सकते। और इद्दत की अवधि तक हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के तलाक को हम एहसन तलाक कहते हैं। तो ये सबसे अच्छा तलाक होता है, क्योंकि इसमें तलाक को आप रिवोक भी कर सकते हैं और आपको बहुत टाइम मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी इंसान गुस्से में दे देता है, जब गुस्सा शांत होता है उसे अपनी गलती का महसूस होता है तो उसको टाइम मिल जाता है कि वो इस तलाक को रिवोक कर सके। क्लियर हो गया एहसन? अब तलाक सुन्नत का सेकंड फॉर्म है हसन। हसन क्या है? ये भी अच्छा तलाक है, लेकिन एहसन से नीचे की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है, हस्बैंड तलाक दे सकता है, लेकिन वो 3 कॉन्सिक्यूटिव बार में देता है। सबसे पहले मंथ में इसने दिया, वो भी तब जब आपकी वाइफ जो है तुहर की स्थिति में होती है, मीन्स स्टेट ऑफ प्योरिटी में होती है, जब आपकी वाइफ मेंस्ट्रुअल कोर्स में नहीं होती। तो पहले मंथ आप तब देंगे। फिर जब दूसरे मंथ आपकी वाइफ दोबारा से तुहर की स्थिति में होती है तब आप तलाक दोगे। और फिर तीसरे मंथ जब आपकी वाइफ तुहर की स्थिति में होती है तब आप तलाक देते हो। तो 3 मंथ में जब आपकी वाइफ तुहर की स्थिति में होती है तो आप 3 बार तलाक को जो है प्रोनाउंस करते हैं। तो जब तक आप तीसरे बार तलाक बोलते हैं तीसरे मंथ में, तब तक ये तलाक जो है रिवोकेबल होता है, कि आप इस तलाक को जो है रिवोक भी कर सकते हो। लेकिन जैसा ही आप तीसरा तलाक बोलते हो थर्ड मंथ में, जब आपकी वाइफ तुहर की स्थिति में होती है, तो ये तलाक जो है इररिवोकेबल हो जाता है। तो उसके बाद आप तलाक को रिवोक नहीं कर सकते। तो क्लियर हो गया आपका एहसन और हसन। ये दोनों ही तलाक जो है हजरत मोहम्मद साहब ने थोड़ी इनको फेवर की है। एहसन सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता है और हसन उससे थोड़ा कम माना जाता है। तो अगर आपसे तलाक सुन्नत लिखने के लिए आता है तो आप बताएंगे कि हस्बैंड जब तलाक देता है तो उस तलाक को तलाक सुन्नत भी कहते हैं, और इसकी 2 फॉर्म होती है, एहसन और हसन। आप दोनों के बारे में ही इसको लिखेंगे तो आपका तलाक सुन्नत आप आराम से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब तलाक में एक तो तलाक सुन्नत हो गया, दूसरा होता है तलाक बिद्दत, जिसे हम ट्रिपल तलाक भी बोलते हैं। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, हस्बैंड बोल देते हैं तलाक तलाक तलाक, आपको तलाक हो गया, तो वो क्या होता है, तलाक बिद्दत कहलाता है। या तो इसे ट्रिपल तलाक बोलिए या फिर आप तलाक बिद्दत बोलिए। इस तलाक को जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे बैड फॉर्म ऑफ तलाक आपका तलाक बिद्दत ही होता है।
क्योंकि इसमें हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पावर मिल जाती है कि वो किसी भी टाइम गुस्से में, बिना गुस्से में, किसी भी रीज़न से, बिना रीज़न से, कहीं भी कैसे भी जो है तलाक बोल देता है, और तलाक देते ही जो है वाइफ की जो वो होता है मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो ये वुमेन के लिए, मुस्लिम वुमेन के लिए बहुत ही अनफेयर हो जाता था और उनके जो है राइट की प्रोटेक्शन नहीं हो रही थी। तो इसीलिए सायरा बानो के केस के बाद जो है इसको जो है इंडियन लॉ ने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि अब ट्रिपल तलाक जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। अगर वो देता है तो उसे कॉग्नाइजेबल ऑफेंस माना जाएगा। क्लियर हो गया आपको कि जो हस्बैंड तलाक देता है तो उसमें जो पहला तलाक है उसमें दो हैं, तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत। तलाक सुन्नत में भी दो आते हैं, एहसन और हसन। अब सेकंड कैटेगरी होती है आपकी इला। ठीक है, तो ये जो होता है इला में क्या होता है कि आप एक तरीके की शपथ लेते हैं। शपथ कौन लेता है? हस्बैंड। हस्बैंड शपथ लेता है कि मेरा अपनी वाइफ से जो है कोई भी शारीरिक या जो है कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं होगा। तो ठीक है, तो और हस्बैंड के लिए ये जरूरी होता है कि एक तो उसको एज ऑफ प्यूबर्टी होनी चाहिए और दूसरा वो साउंड माइंड का होना चाहिए। ये दो कंडीशन होती है तभी वो इला के थ्रू जो है तलाक दे सकता है। तो उसमें तीन कंडीशन हो गई, एक तो एज ऑफ प्यूबर्टी होनी चाहिए हस्बैंड की और वो साउंड माइंड का होना चाहिए। क्योंकि जब आप साउंड माइंड के होगे तभी तो आप में सोचने समझने की शक्ति होगी। अगर आप साउंड माइंड के नहीं होगे तो आपको कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी। तो इसलिए आपको सोच समझ के ही तलाक देना होता है और इसमें आप अल्लाह के नाम की जो है शपथ लेते हैं। ठीक है, उस शपथ में आप ये कहते हैं कि मेरा अपनी वाइफ से कोई भी शारीरिक या पारिवारिक संबंध नहीं होगा और आप अपनी वाइफ से कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं करते हैं 4 मंथ या 4 से ज्यादा मंथ तक के लिए। अगर ये सब चीजें होती हैं तो फिर इला के थ्रू जो है ये जो है डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसमें अब जब उसने ये शपथ ही कह लिए कि भाई मैं तुमसे कोई भी शारीरिक संबंध रखूंगा ही नहीं, तो अब वाइफ को ये अधिकार मिल जाता है कि वो कोर्ट में जाए और इस मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए जो है सूट फाइल करे और जैसे ही कोर्ट डिक्री देता है तो फिर ये जो है मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर हो गया कि इला में हस्बैंड अल्लाह की शपथ खाता है कि मेरा तुम्हारे से कोई शारीरिक पारिवारिक संबंध नहीं है और वो 4 या 4 से ज्यादा मंथ तक कोई शारीरिक संबंध रखता भी नहीं है। तो फिर वाइफ को ये अधिकार मिल जाता है कि वो कोर्ट में जाके जो है कोर्ट की डिक्री पास कराए जिससे कि उसकी मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाए। अब इसी में नेक्स्ट आता है जीहर। जीहर में क्या होता है कि अगर हस्बैंड, ये दो कंडीशन तो हमेशा ही रहती हैं, आपने देखा होगा कि हस्बैंड अगर तलाक दे रहा है एक तो एडल्ट होना चाहिए और दूसरा क्या होना है, साउंड माइंड का होना चाहिए। तो अगर वो साउंड माइंड का है और एडल्ट है और वो अपनी वाइफ को कहता है कि भाई मुझे तो तुम बिल्कुल अपनी माँ के समान रखती हो या उस फीमेल के समान रखती हो जिनसे कि जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं, जिनसे कि मैं मैरिज नहीं कर सकता। अगर वो अपनी वाइफ को प्रोहिबिटेड डिग्री की फीमेल से या अपनी माँ से कंपेयर करता है तो माना जाता है कि वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ को माँ के समान मान रहे हो तो आपका इस शादी में कोई भी इंटरेस्ट। अब जब आपने वाइफ को अपनी मदर के समान मान लिया तो इसका मतलब आप मैरिज कंटिन्यू करने की फेवर में नहीं है। लेकिन थोड़े समय बाद अगर हस्बैंड का दिमाग चेंज हो जाता है और वो कहता है नहीं भाई मैं तो अपनी वाइफ से फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाऊंगा और मैं अब इस मैरिज को कंटिन्यू भी करना चाहता हूँ, तो ये नहीं है कि वाइफ एकदम से एक चीज को मान ले। उसको ये राइट होता है कि वो कोर्ट में जाए और वो कोर्ट से दरखास्त करे कि अगर वास्तव में मेरा पति मुझसे शादी को, जो शादी हुई है उसे कंटिन्यू करना चाहता है, या तो वो उसके लिए कुछ पछतावा करे या फिर वो जो है रेगुलर डाइवोर्स भी मांग सकती है। उस पे वाइफ पे दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो वो पछतावे करने के लिए बोले अपने हस्बैंड को या फिर वो रेगुलर डाइवोर्स भी ले। अगर वो पछतावा करने के लिए बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने जो मुझे अपनी माँ से मेरा कंपैरिजन किया, तो उस पछतावे के लिए कोर्ट कहता है
कि हस्बैंड को या तो किसी दास को छोड़ना पड़ेगा, या फिर 60 गरीब लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, या 2 मंथ तक जो है फास्ट रखना पड़ेगा। तो अगर इन तीनों में से वो कुछ भी करता है तो माना जाएगा कि उसने अपना पछतावा किया, उसने जो है एक तरीके की पेनल्टी दे दी है, और अब वो मैरिज जो है वैलिड हो जाएगी। और अगर वाइफ पछतावा नहीं चाहती है हस्बैंड से तो वो रेगुलर डाइवोर्स भी ले सकती है। अब आपका आता है तलाक ए तफवीज। देखिए तलाक ए तफवीज में क्या होता है कि इसमें तलाक का अधिकार वैसे तो हस्बैंड का होता है, आपने देखा, लेकिन अगर मैरिज से पहले या बाद में हस्बैंड तलाक करने की पावर को जो है डेलीगेट कर देता है अपनी वाइफ को, कि अगर वाइफ को तलाक लेना है तो वो भी तलाक ले सकती है, तो ये जो डेलीगेशन पावर वाइफ को दी जाती है उसे बोलते हैं तलाक ए तफवीज। अब हस्बैंड ये जो तलाक लेने की पावर डेलीगेट करता है, ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। कंडीशनल का मतलब है कि वो कुछ कंडीशन भी लगा सकता है कि किन किन स्थिति में वाइफ जो है मुझसे तलाक मांग सकती है। जैसे अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर ले, या वो अपनी वाइफ को ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उन कंडीशन में वाइफ जो है तलाक जो है अपने हस्बैंड से ले सकती है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को तलाक करने का अधिकार डेलीगेट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका खुद का तलाक लेने का अधिकार खत्म हो जाता है। वो खुद तो तलाक ले ही सकता है ऊपर किसी भी मेथड से, तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत, इला, जेहर से लेकिन वाइफ को भी अधिकार होता है कि वो भी अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट में क्या होता है, खुला सबसे पहले आता है। तो खुला में क्या होता है कि अगर वाइफ को लगता है कि भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं रह पाती, या उसकी पर्सनल डिसलाइकिंग है हस्बैंड के लिए, वो अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती किसी भी रीजन से, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करती है, खुला ले सकती है। खुला का मतलब होता है डाइवोर्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ वाइफ। इसमें जो वाइफ होती है वो क्या करती है, ऑफर देती है अपने हस्बैंड को कि भाई मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ, और इसके बदले वो कुछ कंसिडरेशन भी अपने हस्बैंड को देती है, और फिर हस्बैंड जो है उस ऑफर को कि उसे तलाक चाहिए उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे ही हस्बैंड उसे एक्सेप्ट करता है तो ये जो है वैलिड तलाक हो जाता है। अब हस्बैंड जो ये एक्सेप्ट कर रहा है खुला के ऑफर को, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हस्बैंड एक तो साउंड माइंड का हो, वो एडल्ट बालिग होना चाहिए मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, और उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे, और वो एक फ्री एजेंट होना चाहिए। मीन्स बालिग हो, उसकी इंटेंशन हो कि मैं वाइफ को अपनी डाइवोर्स दे रहा हूं, और वो साउंड माइंड का होना चाहिए और फ्री एजेंट होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन है तो फिर वो जो है खुला को एक्सेप्ट कर सकता है, और ये फिर जो है खुला के थ्रू तलाक हो जाता है। और जैसे ही खुला के थ्रू तलाक होता है, जैसे ही हस्बैंड एक्सेप्ट करता है, तो ये तलाक इररिवोकेबल हो जाता है और वाइफ को जो है इद्दत रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका मुबारात। तो मुबारात में क्या होता है आपको कि हस्बैंड वाइफ में कोई भी ऑफर दे सकता है तलाक का। खुला में तो सिर्फ डाइवोर्स एट द इनिशिएशन ऑफ वाइफ होती है, लेकिन मुबारात इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें वाइफ भी इनिशिएट कर सकती है और हस्बैंड भी इनिशिएट कर सकता है। अगर वाइफ ने इनिशिएट किया तो हस्बैंड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर हस्बैंड इनिशिएट करता है तो वाइफ को एक्सेप्ट करते हैं। तो मुबारात जो है खुला से 3 चीजों में डिफरेंस होता है। खुला में वाइफ इनिशिएट करती है और मुबारत में कोई सा भी स्पाउस इनिशिएट कर सकता है। खुला में कंसिडरेशन वाइफ देती है हस्बैंड को ताकि हस्बैंड उसे तलाक दे दे, लेकिन मुबारत में इस तरह का कंसिडरेशन देने की कोई जरूरत नहीं होती। खुला में वाइफ नहीं चाहती है मैरिज को कंटिन्यू करना, वो तलाक चाहती है, लेकिन मुबारत में ये म्यूचुअल हो सकता है। हस्बैंड भी चाहता है कि मैं तलाक ले लूं और वाइफ भी चाहती है कि मैं तलाक ले लूं। तो ये क्लियर हो गए आपको म्यूचुअल कंसेंट के। अब आता है बाय जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहला है लियान। लियान में अगर हस्बैंड अपनी वाइफ पे अडल्ट्री का आरोप लगाता है,
या फिर अपने बच्चे को अपना बच्चा कहने से मना कर देता है, वो कहता है मेरी वाइफ का तो किसी और से संबंध है और उसको एडल्ट्री का चार्ज लगाता है। बाद में ये एडल्ट्री का चार्ज जो है झूठा निकलता है। तो फिर जब ये झूठा निकलता है तो ऑटोमेटिकली मैरिज डिसॉल्व नहीं होती। ये सिर्फ ये राइट देता है वाइफ को कि वो कोर्ट में मूव करे और जो है रेगुलर सूट फाइल करे मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। अगर वाइफ ने सिर्फ एप्लीकेशन लगा दी तो उससे मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी, उसे प्रॉपर रेगुलर सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। मैरिज जो है तभी जो है डिसॉल्व हो सकती है बाय कोर्ट। और जैसे ही कोर्ट डिक्री देता है मैरिज डिसॉल्व करने के लिए तो ये तलाक जो है इरिवोकेबल हो जाता है। तो लियान में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ पे एडल्ट्री का चार्ज लगाता है, एडल्ट्री का चार्ज झूठा होता है, तो वाइफ को यह अधिकार मिल जाता है कि वो कोर्ट में रेगुलर सूट फाइल करे और जैसे ही कोर्ट डिक्री देता है सेपरेशन की तो फिर ये जो है तलाक इरिवोकेबल हो जाता है। लास्ट है इसमें फस्क। फस्क में क्या होता है कि देखिए जब हस्बैंड वाइफ की मैरिज होती है तो हस्बैंड का ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी वाइफ को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे और अपने हस्बैंड होने की सारे कर्तव्य को पूरा करे। उसी तरह से वाइफ की भी ड्यूटी होती है कि वो वाइफ होने के अपने सभी कर्तव्य को पूरा करे। लेकिन कभी कभी हस्बैंड वाइफ इस कंक्लूजन में आ जाते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह सकते, तो वो क्या करते हैं अपने मैटर को काजी को दे देते हैं। अब काजी देखता है, अगर काजी को लगता है कि भाई ये दोनों आपस में नहीं रह सकते तो वो इस मैरिज को कैंसिल कर देता है। तो जब वो मैरिज को कैंसिल कर देता है तो उसको बोलते हैं हम फास्क। ठीक है, क्लियर हो गया कि फर्स्ट में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही इस मैरिज को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो वो अपने मैटर को काजी को दे देते हैं और काजी फिर जब मैरिज को कैंसिल कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, तो वो बोलते हैं कि फर्स्ट के थ्रू दोनों पार्टी के बीच में तलाक हो गया। तो ये थे आपके मोड्स ऑफ डाइवोर्स या मोड्स ऑफ तलाक। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, इला, जिहर, खुला, मुबारक, तलाक तफवीज, तलाक सुन्नत, तलाक बिदअत। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों को डिटेल तो पता होती है लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि खुला क्या है, तलाक सुन्नत क्या है। तो आज के वीडियो लेक्चर से आपको मोड्स ऑफ डाइवोर्स तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, साथ के साथ ये नाम भी रट गए होंगे। अब आपको, अब आपसे कोई भी पूछे तलाक सुन्नत तो आप आराम से उसमें एहसन और हसन लिख के अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक से डाइवोर्स क्या होता है, उसके कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं और ये जो उर्दू वर्ड्स हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। That's all for today video lecture. Thank you very much.